नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। मैं हूं सत्यम। चलिए बच्चों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास, जो कि कक्षा 9 का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है बच्चों क्योंकि समास ऐसे टॉपिक्स में आता है, या हिंदी के कुछ ऐसे विषयों के अंतर्गत आता है कि जिनको आप एक बार पढ़ते हैं और फिर लगातार आपके साथ चलते जाते हैं। जैसे जैसे आप क्लास के अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक भी आपके साथ चलते जाएंगे। तो इस दृष्टि से समास बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बेटा, आगे की चर्चा में समझते हैं कि समास के अंदर आज हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, जब समास की बात की जाती है तो देखो, सबसे पहले ना हम पढ़ने वाले हैं समास की परिभाषा को, कि भाई समास की परिभाषा क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे समास के अलग अलग प्रकारों की। ठीक है, तो जैसे आपके सिलेबस में ना समास के प्रकारों के अंदर दो प्रकार के समास है, तत्पुरुष समास और उसके साथ साथ है आपका अव्ययी भाव समास। तो दो समासों की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चा, सबसे पहले बात करते हैं कि समास वास्तव में होता क्या है, किस चीज को हम समास कहते हैं, या किस पद को किस तरीके से हम ये समझेंगे कि जो पद हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जो शब्द हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, वह समास कहलाता है। तो देखिए, कहा जाता है व्याकरण के अंदर इस बात को, और पारिभाषिक रूप में भी ये बात सत्य है, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनाने की क्रिया है उसे समास कहा जाता है। कि भाई दो शब्द लिए, आपस में उन शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द जन्म लेगा उसे ही कहते हैं समास। ठीक है, कभी कभी ये वाक्यांशों के साथ भी देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा शिवालय, शिव के लिए आलय यानी शिव का घर। अब इसे हमने कैसे कह दिया, शिवालय। तो बहुत से एक वाक्यांश को हमने एक शब्द के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, और इसे ही कहते हैं समास बनाने की प्रक्रिया या समास। बहुत सरल भाषा में यदि बात करें, ऐसी भाषा में बात करें जो आपको और हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जब हम शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, शब्दों के संक्षेपीकरण की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है। अब बेटा, जब हम बात कर रहे हैं कि हम जब शब्दों को संक्षिप्त करेंगे या शब्दों को छोटा बनाएंगे, तो ये तो निश्चित हो जाता है कि एक सामासिक पद में कम से कम दो शब्द तो होंगे ही। जैसे मैंने कहा रसोई घर, या मैंने कहा गंगा जल। देखो, इस बात को इस तरीके से समझो। मैंने कह दिया गंगा जल। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझो, जब भी मैंने कहा गंगा जल तो यहां पर दो शब्द हैं, एक क्या है गंगा, दूसरा है जल। तो जब ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो ये कहलाता है सामासिक पद। ठीक है, पर जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने कहा गंगा, ठीक है, धन जल। ठीक है, तो ये दोनों पद अलग अलग हैं। अब इसमें जो पहले आया उसको कहते हैं प्रथम पद या पूर्व पद, क्योंकि ये पहले आता है। क्या आता है, पहले। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रथम पद या पूर्व पद। ठीक है, और जो बाद में आता है वो होता है उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर या अंतिम पद या दूसरा पद इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चा, और इन्हीं दो पदों के आधार पर समास का जो वर्गीकरण होता है वो तैयार होता है, कि कौन सा समास जो है कौन से पद के अंदर आने वाला है, या कौन से समास में कौन सा पद जो है वो प्रधान होगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हमने समास की परिभाषा को समझा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समास के विभिन्न प्रकारों की। तो समास के प्रकारों के अंदर बेटा, आपके सिलेबस में जो है वो दो ही समास हैं। कक्षा 9 के अंदर जो आपको दो समास पढ़ने हैं वो है अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। बाकी के सारे समास जो हैं वो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, जब आप कक्षा 10 में आ जाएंगे तब आप वहां पढ़ने वाले हैं। तो इन सारे समासों की हम चर्चा करेंगे, पर फिर भी एक बार हम जान लेते हैं कि ओवरऑल समास कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से समासों का जो प्रकार का वर्गीकरण है वो किया गया है। तो देखो बेटा, समास के वर्गीकरण की बात करें तो ये पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर निर्धारित किया गया है। किसके आधार पर, पूर्व पद यानी कि जो पहला पद है और वो दूसरा पद है, और उसकी प्रधानता के आधार पर कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होगा, इस चीज के आधार पर निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, तत्पुरुष समास की, जो कि हमारे 9th के सिलेबस में है। ठीक है, बाकी के जो समास है जैसे कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये सारे के सारे जो हैं वो आप क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तो हमने जान ही लिया है कि समास के ओवरऑल कितने प्रकार होते हैं। तो समास के कुल मिलाकर 6 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, और ये प्रथम पद और उत्तर पद के अंतर के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि
तत्पुरुष समास से पहले जिस समास का वर्णन आता है यानी कि अव्यय भाव समास क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखो अव्यय भाव समास की जब चर्चा की जाती है तो बताया जाता है जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो। ठीक है, और दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद जो हो वो किसी संज्ञा के विषय का बोध कराता हो, मतलब किसी प्रकार की कोई संज्ञा हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई नाम हो, ये सारी चीजें। तो जब भी अव्यय होगा, कहाँ होगा, प्रथम पद में, यानी कि पूर्व पद में अव्यय हो और उसके साथ साथ अव्यय होने के साथ साथ वह क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, तब वह क्या कहलाता है, तब वही जो शब्द है वही कहलाएगा अव्यय भाव समास। इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि भैया जब एक सामासिक पद में प्रथम पद जो हो वो अव्यय हो और अव्यय होने के साथ साथ प्रधान हो, तभी वह क्या कहलाता है, अव्यय भाव समास। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है क्या, प्रति वर्ष। अब देखो प्रति क्या है, एक अव्यय है। ठीक है, धन वर्ष क्या हो गया, वर्ष का अर्थ होता है साल या समय की एक निश्चित अवधि जो कि संज्ञा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बना, प्रतिवर्ष, जो कि अव्यय भाव समास का उदाहरण है। एक और उदाहरण है क्या, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है, अब प्रतिदिन का अर्थ क्या निकलता है, दिन दिन या हर दिन। ठीक है, हर दिन या दिन दिन। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि अव्यय का जो प्रभाव होता है वो कितना व्यापक है और किस तरीके से अव्यय भाव समास की पहचान हम कर सकते हैं। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जब भी अव्यय आ जाए कहीं, समझ जाइए कि वहाँ क्या है, अव्यय भाव समास है। चलिए बच्चा, बात करते हैं इसके कुछ और उदाहरणों की। तो देखो बेटा, यहाँ पर दिया गया है क्या, समस्त पद, अव्यय और उसका विग्रह। जैसे समझो, समस्त पद क्या दिया गया है, प्रतिदिन। कैसे बनता है, प्रतिधन दिन, यानी कि प्रति अव्यय में दिन लगाने से बन जाता है। फिर देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, दिन दिन। दूसरा क्या दिया है, यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, कितनी जितनी शक्ति है उतनी। ठीक है, शक्ति के अनुसार। फिर बना आमरण। ठीक है, मतलब आधन मरण। अब यहाँ पर क्या है आमरण का अर्थ, कि मरने तक या मरने के समय तक। ठीक है बच्चा, ये सारी बातें हैं। फिर देखो आगे क्या हो रहा है, अनुरूप, अनुधन रूप, यानी कि रूप के अनुसार, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, भरपेट यानी पेट भरने की। ठीक है, भरपेट का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पर, कि जब तक पेट ना भर जाए, भरपेट मतलब पेट भरने तक। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले उदाहरणों की। तो देखो अगला उदाहरण में क्या है, प्रतिदिन। ठीक है, फिर प्रत्येक, हाथों हाथ, हर घड़ी। ठीक है, यानी कि घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी, यथासंभव, समय के अनुसार या जैसा संभव हो वैसा। ठीक है, भरपेट हम पढ़ ही चुके हैं। फिर है बेकाम, बिना काम के, बेखटके, बिना खटके, दिनों दिन और दिन दिन। ठीक है, यही बात है। फिर देखो वही आमरण है, आजान है। ठीक है, या आजन्म है, जन्म से लेकर अब तक, गांव गांव यानी कि प्रत्येक गांव, घर घर यानी कि प्रत्येक घर, निडर मतलब घर रहित, आजीवन मतलब क्या होता है, जीवन पर्यंत, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रतिकूल क्या हो गया, इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, रातों रात मतलब रात में ही या रात ही रात में, जहां दिन का चर्चा है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ उदाहरणों को हमने समझा, कुछ चीजें हमने समझी और हमें ये समझ में आया कि भाई अव्यय भाव समास क्या होता है। ठीक है, अव्यय भाव समास के कुछ और उदाहरण भी हैं जो आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पीछे बताया जा रहा है बोर्ड पर कि यथासंभव भी है, जैसा संभव हो वैसा हमें करना चाहिए, निर्विवाद आदि, यथा नियम, यथा विधि। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण जो है वो परीक्षा में आपकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते बेटा आगे और बात करते हैं तत्पुरुष समास की, कि तत्पुरुष समास क्या होता है, किस तरीके से कार्य में आता है। अब भाई इसकी सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो भाई जैसे अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान था, इससे विपरीत जो है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है। ठीक है, यानी कि उसकी प्रधानता नहीं होती है और इनके बीच, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है बच्चा, अब कारक चिन्ह क्या है ये तो आप जानते ही हैं, से में पर कर्ता कारक, कर्म कारक, ये सारी चीजें जो है इनका लोप हो जाता है। ठीक है बच्चा, और जब हम इन्हें बनाते हैं, मतलब जब तत्पुरुष समास का कोई भी उदाहरण जन्म लेता है
तब उसके बीच कारक चिन्ह का लोप हो ही जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजों का किस किस प्रकार से लोप होता है, यानी कि कारक चिन्ह का लोप किस तरीके से होता है, कौन कौन से कारकों का लोप हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ना हम कारक चिन्ह का लोप भी समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि कारक चिन्ह होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कर्म कारक होता है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कर्म कौन कर रहा है। ठीक है, जैसे आम को खाओ, ठीक है, या राजेश को पेन दे दो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर होता है को, कारक चिन्ह क्या होता है इसका, कर्म का को। करण क्या होता है, से द्वारा, ठीक है, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाए वो। संप्रदान होता है के लिए, ठीक है, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए। फिर अपादान के लिए होता है से अलग होना, ठीक है, यानी कि जब भी कोई चीज अलग हो रही हो किसी दूसरी चीज से तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। ठीक, सॉरी, अपादान कारक होता है, अपादान होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ते झड़ते हैं तो यहाँ पर अपादान जो है वो होता है। ठीक है, क्योंकि पेड़ से पत्ते जो है वो अलग होने के सेंस में गिर गए। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, संबंध तत्पुरुष या संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या है, का के की। ठीक है, कि जब भी किसी चीज से किसी दूसरी चीज का संबंध आपको लगाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा तो किसी ना किसी कारक चिन्ह का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, और वही कारक चिन्ह क्या कहलाता है आपका, का के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं अधिकरण कारक की। तो अधिकरण कारक क्या है भैया, अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह है वो है में पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया जाता है कि किसी चीज का किसी चीज के सापेक्ष क्या संबंध है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेज पर किताब रखी है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किताब कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। ठीक है, तो ये बात जो बताने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो होता है अधिकरण कारक। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर ना ये आप जान पाए होंगे कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, और फिर उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि जब कोई तत्पुरुष समास का उदाहरण जन्म लेता है तो कौन कौन से जो शब्द हैं या कौन कौन से कारक चिन्ह हैं वो हट जाते हैं। ठीक बच्चा, अब यहाँ पर बेटा आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ शब्दों की कि भाई यहाँ पर कौन कौन से शब्द जो हैं वो जन्म लेते हैं। और शब्दों के साथ साथ यहाँ एक चीज और समझो कि जितने कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, उतने ही तत्पुरुष समास के प्रकार माने जाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष माना जाता है, कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक चिन्ह जो कर्म का कारक चिन्ह है जैसे को, उसका लोप हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से इस चीज को हम समझेंगे, देखो जरा, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पर समस्त पद के अंदर हमने को का लोप कर दिया था। फिर दूसरा उदाहरण क्या है, रथ चालक, अर्थ क्या निकलता है, रथ को चलाने वाला। ठीक है, अब रथ को चलाने वाला तो है भैया, ठीक है, पर यहाँ पर को का लोप हमने भी कर दिया। स्वर्गगत क्या बनता है, स्वर्ग को गया हुआ। ग्रहागत मतलब ग्रह को आया हुआ। परलोक गमन, ठीक है, यानी कि दूसरे लोक को गया या ईश्वरीय लोक को जाने वाला। ठीक है, तो परलोक गमन हो गया। फिर देखो सर्वप्रिय, सर्वप्रिय यानी सबको प्रिय, जनप्रिय यानी जनता को प्रिय। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कर्म तत्पुरुष के अंदर को जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, दोनों पदों को आपस में जोड़ दिया जाता है और कर्म तत्पुरुष नामक एक नए समास का जन्म होता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। ठीक है, देखो आगे भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं। देखो अभी हमने कर्म तत्पुरुष पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कारण तत्पुरुष। तो कारण तत्पुरुष क्या होता है, ठीक है भाई, कारण तत्पुरुष के अंदर क्या किया जाता है, कारण की जो विभक्ति होती है से एवं के द्वारा का लोप कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका ही लोप करने से बन जाता है आपका कारण तत्पुरुष। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण है आपका मुंह मांगा, मतलब मुंह से मांगा हुआ। अब मुंह से मांगा हुआ में से का लोप कर दिया गया, यानी कि से को हटा दिया गया तो बना मुंह मांगा। फिर गुणहीन की चर्चा की गई, यानी कि गुण से हीन, तो वही फिर से को हटा दिया गया। फिर आगे देखो हस्तलिखित। अब जब बात की जाती है हस्तलिखित के अंदर भी, तो हस्तलिखित से क्या बनता है भाई, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, अब हाथ के द्वारा लिखा हुआ बोला गया है, पर के द्वारा को हटा दिया, तब क्या बन जाता है, हस्तलिखित या हाथ से लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं प्रेम आतुर, यानी प्रेम के लिए आतुर। ठीक है, तो वह भी एक प्रकार का क्या हो गया, आपका उदाहरण है जो कि कारण तत्पुरुष को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि कारण तत्पुरुष को बता रहा है। ठीक है, अब देखो
जब भी इसका पहचान करना हो कि कौन सा तत्पुरुष समास आया है, इस चीज को समझ लो कि जब भी किसी तत्पुरुष समास की पहचान करनी हो तो उस शब्द को ना उसको विस्तार दिया करो, उसका विग्रह किया करो। जैसे मैंने कहा रसोई घर, तो रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पर कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इस चीज को हम आगे समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा रेखांकित, यानी कि रेखा से अंकित, अब ये किस चीज का उदाहरण हो गया, ये हो गया कारण तत्पुरुष का उदाहरण, ठीक है। मैंने कहा कुछ और शब्द भी ऐसे होते हैं, तो इन सारे शब्दों का क्या विस्तार कर लिया करो, ठीक है। अग्रलिखित मतलब आगे लिखा हुआ, ठीक है, तो ये किस चीज का उदाहरण हुआ, ये बताना जरा, ठीक है। तो इस तरीके से ना विस्तार करके देख लिया करें, और इसका ना ये होता है कि जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने ज्यादा आप शब्दों को पढ़ पाएंगे, तो उतने अच्छे तरीके से आपको तत्पुरुष समास आने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला उदाहरण है भूखमरा, यानी कि भूख से मरता हुआ या भूख से मरा। ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया गया। मनगढ़ंत मतलब मन से गढ़ा हुआ। रेखांकित मतलब रेखा से अंकित किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो समस्त पद के अंदर क्या है, शोकाकुल शोक से आकुल, मन चाहा मतलब मन से चाहा गया, ठीक है। और तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत। तो देखो जितना भी कृत आ जाए तुम्हारा वो सब काय में चला जाता है, वो सब आपका कारण तत्पुरुष के अंदर आता है। अब बात करते हैं बेटा संप्रदान तत्पुरुष की। तो संप्रदान तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा रसोई घर, मैंने पहले आपसे पूछा था ना रसोई घर किस चीज का उदाहरण है, तो भैया रसोई घर जो उदाहरण है वो है आपके संप्रदान कारक का। रसोई के लिए घर, सत्याग्रह सत्य के लिए, आग्रह गौशाला गौ के लिए शाला, परीक्षा भवन परीक्षा के लिए भवन। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं, तमाम तरीके के जो उदाहरण हैं, वो साफ साफ इंडिकेशन आपको क्या दे रहे हैं कि जब भी के लिए का लोप हो जाए वहां क्या आ जाता है, वहां संप्रदान तत्पुरुष आ जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और शब्दों की। तो देखो जैसे पुण्य दान है तो पुण्य के लिए दान, युद्धाभ्यास युद्ध के लिए अभ्यास, चिकित्सालय चिकित्सा के लिए आ रहा है, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, प्रतीक्षालय प्रतीक्षा के लिए आलय, कृष्णार्घ, ठीक है, या कृष्णार्पण तो कृष्ण के लिए अर्पण, माल गोदाम माल के लिए गोदाम, परीक्षा उपयोगी परीक्षा के लिए उपयोगी, और पुत्र शोक यानी कि पुत्र के लिए दुख या पुत्र के लिए शोक, ठीक है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि भाई हमारा जो संप्रदान कारक होता है वो किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं अपादान कारक की, ठीक है। तो यहाँ पर ना बेटा संप्रदान में और अपादान में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को समझो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ना क्या बोलते हैं, संप्रदान में और अपादान में अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है, वहां पर जो चीज का प्रयोग किया जाता है वो किसी के अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे रसोई के लिए आलय, तो रसोई के लिए क्या बना आपका, वो बन जाता है रसोई घर, ठीक है। या जैसे मैंने कहा रसोई के लिए घर, तो बना रसोई घर, ठीक है। पर जब अपादान की बात किया जाता है तो अपादान के अंदर ये सेंस बताया जाता है कि कैसे चीजें अलग होती हैं, कैसे चीजें हट रही हैं एक दूसरे से। जैसे मैंने कहा जन्मांध जन्म से अंधा, मैंने कहा पाप मुक्त पाप से मुक्त। तो यहाँ पर एक सेंस ये काम करता है कि चीजें जो हैं वो आपस में टूट रही हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो रही है। जैसे मैंने कहा बंधन मुक्त, तो बंधन से मुक्त यानी कि उसकी जो तमाम तरीके की बाधाएं थी वो दूर हो गई। फिर मैंने कहा कर्तव्य विमुख यानी कि कर्तव्य से विमुख होना, ठीक है। आगे देखो उदाहरण क्या है, ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त होना, कि भाई ऋण जो है वो हट गया है। फिर है जलहीन जल से हीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं कुछ और उदाहरणों की। तो देखो पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, अपराध मुक्त अपराध से मुक्त, आवरणहीन यानी कि बिना आवरण की, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, धनहीन मतलब धन से हीन, विमुख मतलब धर्म विमुख, और जाति भ्रष्ट मतलब जाति से भ्रष्ट। तो कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि अपादान किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की। तो संबंध तत्पुरुष के अंदर संबंध कारक की विभक्तियों को हटा दिया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस सामासिक पद से संबंध का पता चलता हो वह तत्पुरुष समास या संबंध कारक तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे प्रेम सागर प्रेम का सागर, भारत रत्न यानी भारत का रत्न, पुत्र रत्न यानी पुत्र रूपी रत्न, ठीक है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, विद्यासागर यानी विद्या का सागर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। फिर आगे बात करते हैं अगले उदाहरणों की। तो अगले उदाहरण के अंतर्गत देश रक्षा यानी देश की रक्षा, राजाज्ञा मतलब राज की आज्ञा, ठीक है। और इसके बाद शिवालय शिव का आलय, अमृत धारा यानी अमृत की धारा, ठीक है, आज्ञा अनुसार, ठीक है, आज्ञा के
अनुसार। फिर देखो आगे बात करने पर आता है संबंध तत्पुरुष के कुछ और उदाहरण कि भाई पूंजीपति, पूंजी का पति, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का आलय, जहां पर सारी पुस्तकें हैं, पुस्तक का घर, आलय मतलब घर भी होता है, सचिवालय मतलब सचिव का आलय, देव मूर्ति मतलब देवता की मूर्ति या देव की मूर्ति, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं गृह स्वामी की, तो गृह स्वामी मतलब घर का स्वामी या घर का मालिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा संबंध तत्पुरुष को। अब बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। तो देखो अधिकरण तत्पुरुष के अंदर अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, यानी कि मैं का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे इस बात को समझो कि मैंने कहा आनंद मग्न, और जब मैंने कहा आनंद मग्न तो आनंद मग्न के अंतर्गत जो है ना वो मैं का लोप हो गया, ठीक है। जैसे होना चाहिए था आनंद में मग्न, ठीक है। तुम यहाँ पर मैं का लोप हो गया। फिर अगले बढ़ो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, लोकप्रिय, लोकों में प्रिय या लोक या जन में प्रिय, ठीक है। शोक मग्न मतलब शोक में मग्न, आप बीती मतलब अपने पर बीती, ठीक है। तो मैं और पर का लोप हो जाता है, ठीक है। काव्य देखो कला निपुण यानी कि कला में निपुण, ठीक है। कार्य कुशल मतलब कार्य में कुशल, और गृह प्रवेश मतलब घर में प्रवेश। तो इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि अधिकरण कारक क्या होता है और किस तरीके से वह प्रयोग में लाया जाता है, उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं अधिकरण कारक के कुछ और उदाहरण की, जैसे हवाई यात्रा है, ठीक है। हवाई यात्रा के बाद कुछ और चीजें थी, जैसे हवाई यात्रा, हवा में यात्रा, रेलगाड़ी क्या होता है, रेल पर चलने वाली गाड़ी या रेल की पटरियों पर चलने वाली गाड़ी। फिर होता है वन पशु, वन में रहने वाला पशु, ठीक है। तो अब ये था बेटा कुछ और चीजें, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरण की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंज तत्पुरुष की, जिसका प्रयोग इन जनरल बहुत ज्यादा हिंदी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, पर बेटा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में आपके तत्पुरुष समास दिया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये आगे के लिए भी महत्वपूर्ण है, कभी कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता तो हो कि भाई चीज होती क्या है, ठीक है। तो अब देखो जिन समास में पद का पहला पद नकारात्मक होता है, ठीक है, वह सामासिक पद जिसमें पहला पद क्या हो, नकारात्मक हो, नंज तत्पुरुष कहलाता है। इससे नकारात्मकता या निषेध का बोध होता है, ठीक है। ये बात समझ लो किस चीज का बोध हो रहा हो, निषेध का, ठीक है, या नकारात्मकता का बोध होता है। किसी भी बात को जब नकारात्मक सेंस में कहा जाता है, निषेध किया जाता है, तब वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होता है, नंज तत्पुरुष होता है। जैसे एक उदाहरण है अनदेखी मतलब ना देखा गया, अनिच्छा मतलब बिना इच्छा के या जिसकी इच्छा ना हो, ना, ठीक है। फिर मैंने कहा अनंत जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, यानी कि अंतहीन हो, तो यहां पर अंत का निषेध कर दिया गया। फिर मैंने कहा अयोग्य, ठीक है। अब अयोग्य का मतलब क्या निकलता है, जिसमें योग्यता ना हो, ठीक है। मैंने कहा अनुचित, अनुचित का सेंस क्या निकल रहा है, जो उचित ना हो, तो यहां पर उचित होने का निषेध कर दिया गया है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजों का यहाँ पर निषेध किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा अथाह मतलब जिसकी थाह ना हो, जिसकी गहराई को ना नापा जा सके, तो यहाँ पर भी हम निषेध कर रहे हैं। अस्थिर जो स्थिर ना हो, क्या ना हो, जो स्थिर ना हो। फिर मैंने कहा असंभव जो संभव ना हो, ठीक है, या जिस कार्य को कर पाना संभव ना हो। फिर मैंने कहा अज्ञान, ठीक है, ज्ञान से रहित जब सेंस निकल जाए या कहा जाए कि ज्ञान से रहित तब वो कहलाता है अज्ञान। फिर कहा जाता है असत्य, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ शब्दों को समझा। अब यहाँ पर एक कुछ फैक्ट है उनको भी जान लेते हैं। नंज तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होता है कि भाई नंज तत्पुरुष के अंतर्गत गैर और ना का प्रयोग किया जाता है, जैसे गैर कानूनी, गैर मुल्क और नापसंद आदि। इन सारी चीजों का प्रयोग जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम समझ पाए कि नंज तत्पुरुष क्या होता है बेटा, ठीक है। और कुछ उसके उदाहरण भी हैं, जैसे सर्वज्ञ, ठीक है, या मर्मज्ञ तो मर्म को जानने वाला, कृतज्ञ मतलब उपकार को ना मानने वाला, पंकज, ठीक है, पंकज का अर्थ क्या निकलता है, कीचड़ में उत्पन्न हुआ, कुंभ मतलब कुंभकार। तो इस तरीके से कुछ उदाहरण हमने देखे बेटा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आलोक तत्पुरुष की। आलोक तत्पुरुष में क्या होता है तो ये भी समझ लेते हैं। आलोक तत्पुरुष के अंतर्गत जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है वह आलोक तत्पुरुष कहलाता है। जैसे देखो उदाहरण क्या है, खेचर कि आकाश में चरने वाला, यानी कि आकाश में चलने वाला, उसको कहते हैं खेचर, ठीक है। तो अगला उदाहरण देखो विश्वंभर, ठीक है, विश्व को भरने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ना
को का लोप हो जा रहा है। फिर वाचस्पति वाणी का पति या बृहस्पति, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि औलूक तत्पुरुष क्या होता है, किस तरीके से कार्य में आता है। ठीक बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा सेशन था, इस तरीके से हमने समास को समझा। अब बेटा आपकी बारी, यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई चीज़ आपको जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा बता सकते हैं। हर तरीके के सवाल का उचित और बहुत व्यवस्थित उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।